पतझड़ की गुनगुनी धूप में डूबी एक दोपहर। नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का परिसर एक शांत सन्नाटे में डूबा हुआ था। अंतहीन रूप से फैले हुए शहीद स्तंभों के बीच से पतझड़ की हवा नीम के पेड़ों की शाखाओं से सरसराती हुई गुजर रही थी, मानो कोई धीमी उदास धुन गा रही हो। उन अनगिनत स्तंभों के बीच जहां दो नाम एक साथ खुदे हुए थे, एक युवा महिला सैनिक अपनी बिल्कुल नई कड़क वर्दी में सावधान की मुद्रा में खड़ी थी। 22 वर्षीय हवलदार प्रिया शर्मा। उसके कंधे अभी भी युवा थे, लेकिन उसके कसकर भींचे हुए होंठ और दुख को दबाती हुई गहरी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा की दृढ़ता झलक रही थी। पत्थर पर उसके पिता और मां के नाम एक साथ उकेरे हुए थे, कर्नल विक्रम शर्मा और मेजर अंजलि शर्मा। दोनों ही इस देश के गौरवशाली सैनिक थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। प्रिया के स्कूल की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही विदेश में एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में वे दोनों एक साथ शहीद हो गए थे। प्रिया ने सफेद फूलों की 2 मालाएं प्रत्येक नाम के सामने सावधानी से रखीं। फिर उसने कांपते हाथों से अपनी हवलदार की रैंक को गर्व से छुआ। बाबा, मां, मैं प्रिया हूं। उसकी आवाज हवा की सरसराहट में मिलकर कांप रही थी। देखिए, मैंने आखिरकार वो वर्दी पहन ली है जिस पर आप दोनों को हमेशा इतना गर्व था। कैसी लग रही हूं? क्या यह मुझ पर अच्छी लग रही है? उसने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से गर्म आंसू की बूंदें छलक पड़ी थीं। बहुत याद आई। आज जैसे दिन अगर आप दोनों जिंदा होते तो कितने खुश होते। शाबाश मेरी बेटी कहकर मेरा सिर सहलाते। वह कुछ देर बोल नहीं पाई और बहते आंसुओं को अपनी वर्दी की आस्तीन से बेरुखी से पोंछ लिया। उसे अपने माता पिता की आवाज कानों में गूंजती हुई महसूस हुई, जो हमेशा सिखाते थे कि एक फौजी आसानी से आंसू नहीं बहाता। उसने एक गहरी सांस ली और एक दृढ़ निश्चय के साथ बोलना जारी रखा। अब आप चिंता मत करना। आप दोनों के अधूरे सपनों को मैं पूरा करूंगी। मैं बाबा की तरह बहादुर और मां की तरह दयालु एक ऐसी फौजी बनूंगी जो अपनी मातृभूमि और अपने जवानों से सच्चे दिल से प्यार करती है। मैं आप दोनों की बेटी होने के नाम पर कभी कोई दाग नहीं लगने दूंगी। आज यहां आप दोनों की आत्माओं के सामने मैं यह शपथ लेती हूं। उसकी शपथ पतझड़ के आसमान के नीचे दृढ़ और पवित्र रूप से गूंज उठी। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसे अचानक अपने चाचा का चेहरा याद आया, जो उसके एकमात्र जीवित रिश्तेदार थे और जिन्होंने उसे पाला था। माता पिता के निधन के बाद अनाथ हुई प्रिया को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। दुनिया के सबसे सख्त लेकिन साथ ही दुनिया के सबसे नरम दिल इंसान। मैं चाचा को भी चिंता नहीं करने दूंगी। वह धीरे से बुदबुदाई। वह किसी से भी बेहतर जानते हैं कि उन्होंने मुझे कैसे पाला है और मैं कितनी मुश्किलों से इस मुकाम तक पहुंची हूं। मैं उनके नाम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। और फिर उसने एक ऐसा महत्वपूर्ण रहस्य जोड़ा जिसे केवल वह जानती थी। और अब हम जो इस कहानी को सुन रहे हैं, लेकिन मैं उनके नाम का सहारा लेने का भी कोई इरादा नहीं रखती। मैं सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से एक फौजी हवलदार प्रिया शर्मा के रूप में पहचानी जाना चाहती हूं। किसी की भतीजी के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ हवलदार प्रिया शर्मा के रूप में। मैं जानती हूं कि चाचा भी मुझसे यही उम्मीद करते हैं। उसके चाचा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह भारतीय सेना के एक जीते जागते तमनान दिग्गज, दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम और अपने जवानों के लिए अटूट विश्वास का प्रतीक थे। वह भारत की सबसे खतरनाक और प्रतिष्ठित विशेष बल इकाई पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडिंग ऑफिसर काला तेंदुआ ब्लैक पैंथर कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ थे। लेकिन प्रिया के मन में उस विशाल नाम को अपनी ढाल बनाने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत, इस डर से कि कहीं वह उस नाम को बदनाम न कर दे, उसने अपनी पहचान को पूरी तरह से छुपाया और सबसे सामान्य इन्फेंट्री यूनिट में स्वेच्छा से शामिल हो गई थी। वह ग्रीन हाउस में एक नाजुक फूल की तरह नहीं, बल्कि एक जंगली मैदान की घास की तरह अपनी ताकत से जड़ें जमाना और खिलना चाहती थी। देखते रहिएगा बाबा, माँ और चाचा, मैं कैसे एक सच्ची फौजी बनती हूँ। स्वर्ग से और अपनी जगह से आप मुझ पर गर्व कर सकें, इसके लिए मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी। उसने आखिरी बार अपने माता पिता के नामों की ओर सबसे अनुशासित और सबसे गर्मजोशी भरा सलूट किया।
जय हिंद। ठंडी पतझड़ की हवा उसके युवा चेहरे को छूकर गुजर गई। वह अभी तक नहीं जानती थी कि उसके रास्ते में कितनी कठोर परीक्षाएं और पूर्वाग्रह की आंधियां आने वाली थीं। लेकिन एक बात निश्चित थी, वह कभी नहीं झुकेगी। वह अपने माता पिता और चाचा के गौरवशाली नाम के अनुरूप एक फौलादी फूल की तरह जरूर खिलेगी। युद्ध स्मारक पर अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के बाद हवलदार प्रिया शर्मा ने आखिरकार अपनी पहली पोस्टिंग भारतीय सेना की 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन गरुड़ ब्रिगेड की दहलीज पर कदम रखा। उसका दिल एक नई शुरुआत के लिए उत्साह और उम्मीद से भरा था। उसे लगा कि प्रशिक्षण केंद्र में सीखे गए सिद्धांतों और तकनीकों को अब असली मैदान में दिखाने का समय आ गया है, और यह सोचकर ही उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। जय हिंद। आज से दूसरी बटालियन की 5वीं कंपनी में नियुक्त नई हवलदार प्रिया शर्मा रिपोर्ट करती है। मैं पूरी लगन से सीखूंगी। कंपनी के कार्यालय में प्रवेश करते ही उसने एक जोशीली आवाज में अपनी आमद की सूचना दी। कंपनी कमांडर कैप्टन आलोक वर्मा ने नई भर्ती हुई महिला हवलदार को एक अजीब और कुछ हद तक झुंझलाहट भरी नजरों से देखा। अच्छा हवलदार प्रिया, स्वागत है। दूर से आने में काफी परेशानी हुई होगी। पहले अपना सामान रखो और कल से औपचारिक रूप से काम शुरू करना। उसका लहजा औपचारिक था, लेकिन उसमें किसी भी तरह की गर्मजोशी या उम्मीद का कोई एहसास नहीं था। अगले दिन प्रिया ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना पहला दिन शुरू किया। वह एक लड़ाकू इकाई में थी, इसीलिए वह अपने साथियों के साथ तुरंत प्रशिक्षण मैदान में पसीना बहाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसे जो पहला काम सौंपा गया वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। हवलदार प्रिया, तुम आज से कंपनी के दफ्तर के काम में मदद करोगी। जी, दफ्तर का काम? हाँ, ये फाइलों का ढेर देख रही हो, इन्हें तारीख के हिसाब से लगाओ और देखो कि कोई कागज गायब तो नहीं है, फिर मुझे रिपोर्ट करो। औरतें वैसे भी ये बारीकी वाले काम ज्यादा अच्छे से करती हैं। कंपनी कमांडर ने जैसे यह बहुत स्वाभाविक हो, उस पर फाइलों का एक पहाड़ जैसा ढेर डाल दिया। प्रिया एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को याद किया। एक सैनिक का रवैया होता है कि उसे जो भी काम सौंपा जाए उसे पूरी लगन से करे। ठीक है सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसने धूल भरे दफ्तर के एक कोने में अपनी जगह बनाई और चुपचाप फाइलों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद भी हालात नहीं बदले। जब उसके अन्य पुरुष सहकर्मी राइफल लेकर सामरिक प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते तो प्रिया को दफ्तर में ही अंतहीन कागजी कार्रवाई और छोटे मोटे कामों में फांसे रहना पड़ता। हवलदार प्रिया, स्टोर रूम में रखे सामान की सूची फिर से बना दो। हवलदार प्रिया, अगले हफ्ते की बैठक के लिए दस्तावेज तैयार कर देना। हवलदार प्रिया, जरा चाय बना लाओ। वह जल्द ही कंपनी की एक लड़ाकू सैनिक के बजाय चाय बनाने वाली बहन जी जैसी बन गई थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह एक अदृश्य कांच की दीवार के अंदर कैद हो गई है। उसके पुरुष सहकर्मी उसे सीधे तौर पर नजरअंदाज या परेशान नहीं करते थे। इसके विपरीत वे बाहरी तौर पर बहुत विनम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे। प्रिया जी, कोई भी मुश्किल हो तो बताना, हम मदद कर देंगे। अरे हवलदार साहिबा, महिला होकर इतनी मेहनत मत करो, थोड़ा आराम से काम करो। लेकिन उनकी इस बनावटी विनम्रता के पीछे एक ठंडी और सूक्ष्म दूरी थी जो उसे कभी भी अपने बराबर का सैनिक नहीं मानती थी। वे उसे एक कमजोर महिला के रूप में देखते थे जिसकी रक्षा और देखभाल की जानी चाहिए, न कि एक ऐसी साथी के रूप में जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना है। प्रिया निराश थी। वह इस तरह का व्यवहार नहीं चाहती थी। वह समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, एक साथ पसीना बहाना चाहती थी। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके कंपनी कमांडर से बात की। सर, मैं भी मैदानी प्रशिक्षण में भाग लेना चाहती हूं। मैंने भी औपचारिक रूप से प्रशिक्षण केंद्र पूरा किया है और मैं एक लड़ाकू सैनिक हूं। केवल दफ्तर का काम करना मेरे कर्तव्यों के अनुरूप नहीं है। उसकी दृढ़ मांग पर कैप्टन आलोक वर्मा ने कुछ पल के लिए एक असहज भाव बनाया और फिर अपनी असली मंशा बता दी। हवलदार, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन सच कहूं तो यह थोड़ा जोखिम भरा है। जोखिम भरा? आपका क्या मतलब है सर? तुम हमारी कंपनी में एकमात्र महिला सैनिक हो। अगर प्रशिक्षण के दौरान तुम्हें चोट लग गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वैसे भी ऊपर से एक महिला सैनिक को लेने पर बहुत बातें हुई थीं। अगर कोई समस्या हो गई तो सिर्फ मेरी मुसीबत बढ़ेगी।
यह उनके द्वारा दिखाए जाने वाले ख्याल का असली कारण था। वे उसकी परवाह इसलिए नहीं कर रहे थे कि वे उसकी चिंता करते थे, बल्कि इसीलिए कि वे खुद किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे और इसीलिए उसे एक सुरक्षित बाड़े में बंद रखना चाहते थे। प्रिया को अब उस अदृश्य दीवार की असली प्रकृति समझ में आ गई थी। यह औरतें कमजोर होती हैं कि पुरानी सोच और बेवजह मुसीबत क्यों मोल लें कि स्वार्थी मानसिकता से बनी एक प्रकृति समझ में दुष्ट को मानसिकता से बनी एक बार ठंडी और कठोर कांच की दीवार थी। उस रात प्रिया अकेले खाली बैरक में बैठी गहरी सोच में डूब गई। उसे अपने माता पिता और चाचा से की गई शपथ याद आई, अपनी मेहनत और काबिलियत से एक सम्मानित फौजी बनने की शपथ। वह इस अदृश्य दीवार के सामने ऐसे ही हार नहीं मान सकती थी। मुझे इसे तोड़ना होगा, इसे चकनाचूर करना होगा, उसने फैसला किया। अगर कोई उसे मौका नहीं देता तो वह खुद अपना मौका बनाएगी। वह अपने खिलाफ सभी पूर्वाग्रहों का सामना अपनी असाधारण काबिलियत से करेगी। पहली बार उसकी आंखों में एक शिकारी जानवर जैसी तेज चमक दिखाई दी। जिस दिन प्रिया दफ्तर की कांच की दीवारों को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, उस दोपहर कंपनी के प्रशिक्षण योजना पर चर्चा के लिए एक ऑपरेशनल बैठक बुलाई गई। प्रिया भी प्रशासनिक सहायता के तौर पर बैठक में शामिल हुई। उसी बैठक में प्रिया का पहली बार उस व्यक्ति से औपचारिक रूप से सामना हुआ जो उसके फौजी जीवन पर सबसे गहरी और लंबी परछाई डालने वाला था। उसका नाम था सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव। वह कंपनी के संचालन और प्रशिक्षण का प्रभारी और सैनिकों के बीच चलता फिरता बारूद के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति था। वह लगभग 50 साल का था। उसका चेहरा खुरदुरा और रूखा था और 20 साल से अधिक की फौजी सेवा के दौरान उसने जो कठोर अनुभव प्राप्त किए थे, उससे वह एक सत्तावादी और संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति बन गया था। विशेष रूप से वह एक पुराने जमाने का लिंगभेदी था जो महिलाओं के सेना में आने को अनुशासनहीनता का कारण मानता था। बैठक शुरू हुई और प्रिया एक कोने में बैठकर चुपचाप बैठक के बिंदुओं को नोट कर रही थी। तभी सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव ने, जैसे उसे पहली बार देख रहा हो, अपनी ठुड्डी से प्रिया की ओर इशारा करते हुए कंपनी कमांडर से पूछा, ओए कैप्टन, ये छोकरी कौन है? दफ्तर के लिए कोई नई लड़की रखी है क्या? उसकी आवाज इतनी तेज और कर्कश थी कि बैठक कक्ष में मौजूद हर कोई उसे सुन सकता था। छोकरी, लड़की, उसके मुंह से निकले शब्द एक साथी सैनिक के लिए नहीं बल्कि घोर अपमान और तिरस्कार से भरे थे। एक पल में बैठक कक्ष का माहौल ठंडा पड़ गया। कंपनी कमांडर घबरा गया और उसकी तरफ देखने लगा, जबकि अन्य अधिकारी ऐसे दिखावा करने लगे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो और अपनी नजरें फाइलों पर गढ़ा दी। प्रिया का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह अपनी जगह से उठी और सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव की ओर मुड़कर एक बिल्कुल सधी हुई मुद्रा में सलूट किया। जय हिंद। दूसरी बटालियन, 5वीं कंपनी की हवलदार प्रिया शर्मा। उसकी आवाज बिना किसी कंपन के स्पष्ट रूप से गूंज उठी। हवलदार? हाँ, कमाल है, भीम सिंह ने नाक से हौंसते हुए कहा। आजकल फौज बहुत तरक्की कर रही है। अब तो ये बच्चों के गुड़िया गुड्डे का खेल हो गया है, जहां छोकरियों को भी हवलदार का रैंक दिया जा रहा है। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई गंदी चीज देख रहा हो। लगता है किसी बड़े अफसर की बेटी फौज देखने चली आई है। सुनो लड़की, यह जगह तुम जैसी राजकुमारियों के सजने संवरने के लिए नहीं है। फौज वो पवित्र जगह है जहां मर्द अपना खून पसीना बहाकर देश की रक्षा करते हैं, समझी? उसके शब्द स्पष्ट रूप से अपमानजनक थे। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे अपने नाखूनों के अपनी हथेलियों में चुभने का दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। वह सहज रूप से जानती थी कि अगर वह यहां टूट गई तो वह हमेशा के लिए इस आदमी के पैरों तले कुचली जाएगी। उसने सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव की आंखों में सीधे देखते हुए एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, सूबेदार मेजर साहब, मैं न तो राजकुमारी हूं और न ही कोई लड़की। मैं भारतीय सेना के नियमों के अनुसार विधिवत रूप से नियुक्त एक सैनिक हवलदार प्रिया शर्मा हूं। क्या? उसके अप्रत्याशित और साहसी जवाब से भीम सिंह का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। और मेरा मानना है कि जब देश की रक्षा करने की बात आती है तो लिंग का कोई भेद नहीं हो सकता। इस वर्दी को पहनने के बाद मैं भी एक सैनिक के रूप में मुझे सौंपे गए हर कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार हूं। उसकी आवाज में उसकी युवा शक्ल के विपरीत एक फौलादी इच्छा शक्ति थी।
बैठक कक्ष में मौजूद अन्य अधिकारी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे और सांस रोके हुए स्थिति को देख पर आदि अब्दारा परखांथरा सांस वेलान भी बाठा कमान के इन बाथू रहे थे। भीम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक नई महिला हवलदार ने उसकी सत्ता को सीधे चुनौती दी थी। ये बदतमीज लड़की। वह अपनी सीट से उठकर उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि बस कीजिए सूबेदार मेजर साहब। कंपनी कमांडर ने तेजी से उसके सामने आकर उसे रोका। बैठक चल रही है और हवलदार प्रिया मेरी निगरानी में है। वह मेरी जवान है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझसे कहिए। हालांकि कंपनी कमांडर प्रिया को एक बोझ समझता था, लेकिन एक कमांडर के रूप में वह अपनी जवान का सबके सामने अपमान होते हुए और नहीं देख सकता था। भीम सिंह गुस्से से हाँफता रहा और प्रिया को ऐसे घूरता रहा जैसे उसे खा जाएगा। ठीक है, आज की बात मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा। हवलदार प्रिया शर्मा। उसने नफरत भरी आवाज में उसका नाम ऐसे लिया जैसे कोई अभिशाप दे रहा हो। फिर उसने जोर से कुर्सी को लात मारी और बैठक कक्ष से बाहर चला गया। बर्फीले सन्नाटे में प्रिया अभी भी बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ी थी। वह जानती थी आज उसने एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जहां से वापसी संभव नहीं थी, और वह यह भी जानती थी कि अब उसका फौजी जीवन आज से कई गुना ज्यादा कठोर और अकेला होने वाला था। लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी गरिमा और अपने जैसी राह पर चलने वाली भविष्य की सभी महिला सैनिकों की गरिमा को अपने हाथों से बचाया था। उस दिन के बाद सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव का चालाक और शातिर उत्पीड़न पूरी तरह से शुरू हो गया। लेकिन प्रिया ने कभी हार नहीं मानी। वह एक जंगली फूल की तरह थी जो जितनी तेज आंधियों का सामना करती है उतनी ही मजबूती से अपनी जड़ें जमा लेती है, और वह चुपचाप अपनी जगह पर डटी रही। उस ऑपरेशनल बैठक के बाद सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव ने हवलदार प्रिया शर्मा को अपना मुख्य शत्रु मान लिया था। उसने अपनी 20 साल की फौजी सेवा में सीखी गई सारी चालाकी और अधिकार का इस्तेमाल करके प्रिया को यूनिट से बाहर निकालने के लिए एक सोची समझी और नीच योजना शुरू की। उसकी पहली रणनीति प्रिया को काम के मामले में पूरी तरह से अलग थलग करना और उसे अक्षम साबित करना था। हर हफ्ते होने वाली नियमित बैठकों में प्रिया अब प्रशासनिक सहायता के नाम पर पीछे नहीं हटती थी। वह रातें जागकर अध्ययन और विश्लेषण करके यूनिट की अक्षम कार्य प्रणालियों को सुधारने के लिए तार्किक और तीखे सुझाव देने लगी। सूबेदार मेजर साहब, वर्तमान में हमारी यूनिट का गोला बारूद प्रबंधन प्रणाली केवल हाथ से लिखे रजिस्टरों पर निर्भर है, जिससे गलतियों की संभावना रहती है और यह अक्षम है। मैंने प्रशिक्षण केंद्र में जो नवीनतम कंप्यूटरीकृत प्रणाली सीखी है उसे लागू करने से कार्यकुशलता 30% से अधिक बढ़ सकती है। उसका सुझाव सुनने में बिल्कुल तार्किक था, लेकिन भीम सिंह यादव ने उसकी बात को हौंसी में उड़ा दिया। कंप्यूटर? हाँ, छोकरी कहीं की जरा सा कंप्यूटर चलाना क्या सीख लिया, खुद को बहुत होशियार समझने लगी। हवलदार, फौज में हर चीज हाथ से छूकर और आंखों से देखकर करने का नियम है। कहां से ये फालतू की बातें सीख कर आ गई? सूबेदार मेजर साहब, जमाना बदल गया है, हमारी फौज को भी। चुप रहो। एक हवलदार होकर सूबेदार मेजर से जबान लड़ाती है? क्या ये तेरे खेलने की जगह है? आगे से बैठक में जब तक मैं इजाजत न दूं अपना मुंह बंद रखना। उसने सार्वजनिक रूप से प्रिया की राय को कुचल दिया और उसे अपमानित किया। दूसरे अधिकारी भीम सिंह के गुस्से से डरकर, यह जानते हुए भी कि प्रिया का सुझाव सही था, कोई भी उसका पक्ष नहीं ले सका। उसका उत्पीड़न और भी चालाकी भरा हो गया जब वह उसे असंभव काम सौंपने लगा। हवलदार प्रिया, अगले हफ्ते तक हमारी पूरी कंपनी के पिछले 3 साल के कपड़ों और उपकरणों की सूची का भौतिक सत्यापन करके एक रिपोर्ट तैयार करो। यह एक इतना बड़ा काम था जिसे पूरा करने के लिए कम से कम 3 लोगों को 1 हफ्ते तक लगातार काम करना पड़ता, लेकिन उसने यह बात के साथरा है बिखामिस और माटी सारा काम अकेले प्रिया को सौंपा और समय भी आधा कर दिया। जी ठीक है, प्रिया ने यह जानते हुए भी कि यह असंभव है उस आदेश को स्वीकार कर लिया। उस दिन से उसने कई रातें जागकर धूल भरे स्टोर रूम में अकेले ही हजारों फौजी सामानों से संघर्ष किया। उसके सहकर्मी उसे दया भरी नजरों से देखते थे, लेकिन भीम सिंह के प्रतिशोध के डर से कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिरकार अंतिम दिन प्रिया ने थकी हुई आंखों से रात भर में पूरी की गई सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट भीम सिंह को सौंपी।
रिपोर्ट में एक भी गलती नहीं थी, वह एकदम सही थी। लेकिन भीम सिंह ने रिपोर्ट को सरसरी तौर पर देखा और फिर कमियां निकालने लगा। ये लिखावट क्या है? जैसे मुर्गे ने टोंग मारी हो। एक औरत होकर इतनी गंदी लिखाई, और ये पन्ने पर स्टेपलर टेढ़ा क्यों लगाया है? बुनियादी सलीका भी नहीं है तुम में। उसने बेतुकी छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर प्रिया की मेहनत से तैयार की गई रिपोर्ट को उसकी आंखों के सामने फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। इसे रिपोर्ट कहते हैं? जाओ शुरू से दोबारा बनाकर लाओ, आज रात तक। प्रिया फटे हुए रिपोर्ट के टुकड़ों को शून्य आंखों से देखती रही। उसका दिल भी उस रिपोर्ट की तरह टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसकी आखिरी और सबसे नीच रणनीति अफवाहों का इस्तेमाल करना था। वह दूसरे अधिकारियों के साथ शराब पीते समय या धूम्रपान करते समय चालाकी से प्रिया के बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाने लगा। वो हवलदार प्रिया कुछ अजीब नहीं लगती? देखने में तो बिल्कुल फौजी नहीं लगती, फिर भी हमारी यूनिट में क्यों आई है? क्या मतलब है आपका, सूबेदार मेजर साहब? मैंने पता लगाया है, उसका चाचा सेना में कोई बड़ा अफसर, कोई ब्रिगेडियर या जनरल है। शायद चाचा के दम पर आराम की नौकरी में अनुभव लेने आई होगी, तभी तो इतना अकड़ कर चलती है। बेशक यह झूठ था, लेकिन लोग सच से ज्यादा आसानी से आकर्षक झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। जो अधिकारी पहले से ही हैरान थे, उन्होंने भीम सिंह की बात सुनकर यकीन कर लिया। अफवाहें एक दूसरे से जुड़कर जंगल की आग की तरह फैल गईं। हवलदार प्रिया शर्मा असल में एक 3 स्टार जनरल की भतीजी है, तभी तो कंपनी कमांडर भी उससे कुछ नहीं कहते। अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो फंसेंगे तो हम ही। इससे दूर रहना ही बेहतर है। प्रिया को पता ही नहीं चला कि कब वह यूनिट में एक पहुंच वाली और संदिग्ध व्यक्ति बन गई थी। जो सहकर्मी पहले उससे सहानुभूति रखते थे, वे भी अब उससे बचने लगे थे। वह एक बार फिर पूरी तरह से अकेली हो गई थी। प्रिया को महसूस हो रहा था कि उसके आसपास की परिस्थितियां उसे एक विशाल दलदल की तरह धीरे धीरे निगल रही हैं। हर रात उसे अपने चाचा को फोन करने की तीव्र इच्छा से लड़ना पड़ता था। सिर्फ एक फोन कॉल इस नरक जैसी स्थिति को तुरंत समाप्त कर सकता था। नहीं, यह लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है। उसने कांपते हाथों से फोन नीचे रखा और बजाय इसके प्रशिक्षण की किताब उठा ली। उसने दर्द को प्रशिक्षण से जीतने का फैसला किया। जब सब सो रहे होते तो वह भोर में उठकर अकेले मैदान के चक्कर लगाती और देर रात तक जिम में पसीना बहाती। उसका शरीर और भी मजबूत होता जा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा एक ऐसे घाव की तरह थी जो फटने के कगार पर था। उसे नहीं पता था कि इस लंबी अंधेरी सुरंग का कोई अंत भी है या नहीं। प्रिया के प्रति सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव का दमन अब दफ्तर और स्टोर रूम से आगे बढ़कर प्रशिक्षण के मैदान में भी खुलेआम होने लगा था, जहां सैनिकों की जान दांव पर लगी होती थी। वह प्रिया को मुश्किल में डालने के लिए दूसरे जवानों की सुरक्षा को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकिचाता था। उस दिन पूरी कंपनी का एक पहाड़ी नेविगेशन प्रशिक्षण था। प्रत्येक दस्ते को केवल नक्शे और कंपास का उपयोग करके एक निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य बिंदु तक चुपके से पहुंचना था, जो एक बहुत ही कठिन प्रशिक्षण था। प्रिया को पहली बार प्रशासनिक सहायता के बजाय एक दस्ते के नेता के रूप में अपने जवानों का नेतृत्व करने का मौका मिला था। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले भीम सिंह यादव ने सभी दस्ते के नेताओं को बुलाया। उसने प्रशिक्षण योजना के अंतिम निर्देश देते हुए अंत में प्रिया के दस्ते को दूसरों से अलग एक विशेष कार्य सौंपा। हवलदार प्रिया जी, सूबेदार मेजर साहब, तुम्हारा दस्ता दूसरे दस्तों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रूट ए के बजाय रूट बी से लक्ष्य तक पहुंचेगा, समझे? उसने नक्शे पर जिस रूट बी की ओर इशारा किया वह देखने में ही बहुत ऊबड़ खाबड़ और लगभग एक बंद पड़ा हुआ चढ़ाई का रास्ता था। वहां चट्टानें बहुत थीं और ढलान खड़ी थी। यह एक ऐसा खतरनाक रास्ता था जिससे अनुभवी पर्वतारोही सैनिक भी बचते थे। सूबेदार मेजर साहब, जहां तक मुझे पता है रूट बी सुरक्षा कारणों से बंद है। एक नई हवलदार के रूप में अपने जवानों को वहां ले जाना बहुत जोखिम भरा होगा। कृपया हमें रूट ए से कार्य करने की अनुमति दें। प्रिया ने हिम्मत करके विनम्रता से आपत्ति जताई, लेकिन भीम सिंह ने जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो उपहास पूर्वक हंसा। क्या जोखिम? हवलदार, तुम इतनी डरपोक कब से हो गई? तुमने ही तो कहा था कि एक फौजी के लिए लिंग का कोई भेद नहीं होता, और अब तुम कह रही हो कि औरत होने के नाते यह नहीं कर सकती।
मुझसे रहम की भीख मांग रही हो? उसकी बात पर आसपास के दूसरे दस्ते के नेता हंसने लगे। प्रिया ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि भीम सिंह जानबूझकर सबके सामने उसे अपमानित कर रहा है और एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिससे वह इनकार नहीं कर सकती। नहीं सर, मैं मिशन पूरा करूंगी। अंत में प्रिया ताशी ताशी तासे दाशी चारा नहीं था। प्रशिक्षण शुरू हुआ और प्रिया अपने दस्ते के जवानों को लेकर खतरनाक रूट बी पर चल पड़ी। जवानों के चेहरों पर चिंता और असंतोष साफ झलक रहा था। लानत है, हमें ही यह मुसीबत क्यों झेलनी पड़ रही है? सब उस औरत की वजह से है। सूबेदार मेजर साहब की आंखों में खटकती है और सज्जा हमें मिल रही है। उनकी फुसफुसाहट प्रिया के कानों तक पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह समय बहाने बनाने या सांत्वना देने का नहीं था, बल्कि एक कमांडर के रूप में अपनी क्षमता को साबित करने का था। सब लोग ध्यान केंद्रित करो। यह प्रशिक्षण का मैदान नहीं, दुश्मन का इलाका है। अपने पैरों का ध्यान रखो और आवाज मत करो। उसने जवानों को डांटते हुए सबसे आगे बढ़कर खतरनाक रास्ते पर चलना शुरू किया। उसने प्रशिक्षण केंद्र में सीखे गए हर ज्ञान और किताबों से पढ़े हर नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। वह कंपास की सूक्ष्म कंपन, पेड़ों की शाखाओं पर जमी काय की दिशा और हवा की गंध को पढ़कर एक एक कदम सावधानी से आगे बढ़ा रही थी। लेकिन पहाड़ उन्हें आसानी से आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। अचानक घना कोहरा छा गया और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। रास्ता पल भर में कीचड़ में बदल गया और पैरों के नीचे की चट्टानें फिसलन भरे हथियारों में तब्दील हो गईं। अब और आगे बढ़ना नामुमकिन है, हम सब मारे जाएंगे। हवलदार साहिबा, एक जवान ने डर से चिल्लाया। दूसरे जवान भी थक कर बैठ गए। तभी गड़गड़ाहट। उनके ठीक बगल की ढलान से बारिश के पानी से कमजोर हुई मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा ढहने लगा। एक छोटा भूस्खलन था। खतरा, सब हटो। प्रिया ने चीखते हुए अपने सबसे करीब के जवान को धक्का देकर दूर किया। गिरती हुई मिट्टी का ढेर उसके पैरों पर आ गिरा। ओह! उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसे अपने टखने में असहनीय दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने दर्द को सहते हुए अपना रेडियो उठाया। यह दस्ता 3 है, भूस्खलन हुआ है, एक घायल है, तुरंत सहायता चाहिए। दोहराता हूं, तुरंत सहायता चाहिए। लेकिन रेडियो से सिर्फ कर्कश आवाज आ रही थी। मुख्यालय से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। घने कोहरे और भारी बारिश के कारण संचार टूट गया था। वे उस खतरनाक पहाड़ में पूरी तरह से फंस गए थे। जवान निराशा में डूब गए। लेकिन उसी पल सब मेरी बात सुनो। टखने में चोट लगने के बावजूद प्रिया दर्द सहते हुए जमीन से उठी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक फौलादी ताकत थी जो बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। हम फौजी हैं, हम ऐसी स्थिति में टूट नहीं सकते। होश में आओ। अब से हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पर विश्वास करो और मेरे निर्देशों का पालन करो। हम सब जिंदा लौटेंगे। उसकी उस दृढ़ आवाज ने डरे हुए जवानों की आंखों में एक नई उम्मीद जगा दी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस युवा महिला हवलदार को देखा जो उनसे ज्यादा दर्द में होने के बावजूद जरा भी नहीं डगमगाई, और उन्हें उसमें एक अवर्णनीय विश्वास महसूस होने लगा। प्रिया ने दर्द को सहते हुए अपनी वर्दी का एक टुकड़ा फाड़ा और अपने घायल टखने को कसकर बांध लिया। फिर उसने एक पेड़ की टहनी से एक अस्थायी सहारा बनाया। अब से हम यहां बचाव का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद अपना रास्ता खोजेंगे। उसने आस-पास के इलाके का तेजी से निरीक्षण किया और सबसे सुरक्षित दिखने वाले रास्ते की ओर इशारा किया। हम उस पहाड़ी के किनारे से आगे बढ़ेंगे। वहां की जमीन सख्त है और कोहरे के इलाके लिक्समंताफ का असर भी कम होगा। मैं आगे चलूंगी, सब मेरे पीछे आओ। वह लंगड़ाते हुए भी सबसे आगे बढ़कर फिर से उस खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी। उसकी पीठ को देखते हुए जवानों ने अब कोई शिकायत नहीं की। वे चुपचाप एक मन होकर उसके पीछे चलने लगे। उस पल वह एक सच्ची कमांडर के रूप में फिर से जन्म ले रही थी। कई घंटों के संघर्ष के बाद प्रिया और उसके जवानों ने आखिरकार चमत्कारिक रूप से लक्ष्य बिंदु पर पहुंच गए। वे मिट्टी और कीचड़ से सने हुए थे और उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता और गर्व की चमक थी। लेकिन उनका स्वागत प्रशंसा से नहीं हुआ। लक्ष्य बिंदु पर उनका इंतजार कर रहे सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव ने उनकी दयनीय हालत देखकर चिंता करने के बजाय एक ठंडी आवाज में फटकार लगाई।
हवलदार प्रिया शर्मा, ये क्या हालत बना रखी है? तुम निर्धारित समय से 3 घंटे देर से आई हो और यह संचार टूटने का क्या मतलब है? कोई बहाना है तुम्हारे पास? प्रशिक्षण के दौरान भूस्खलन हुआ था सर, एक घायल भी था और संचार टूट गया था, लेकिन हमारे दस्ते ने पूरी तरह से मिशन पूरा कर लिया है। प्रिया ने लंगड़ाते हुए अपनी आखिरी ताकत से रिपोर्ट दी, लेकिन भीम सिंह ने उसकी रिपोर्ट पर हंसते हुए कहा, भूस्खलन? बहाना अच्छा है, तुमने ठीक से नेतृत्व नहीं किया होगा, इसलिए समय बर्बाद किया और अब नाटक कर रही हो। और किसने तुम्हें अपनी मनमर्जी से फैसला करने और काम करने के लिए कहा था? कमांडर के आदेश के बिना अकेले काम करना अनुशासनहीनता और आदेश का उल्लंघन है। वह प्रिया के वीरतापूर्ण कार्य को अनुशासनहीनता का अपराध बता रहा था। एक नई हवलदार ने पूरी कंपनी का अनुशासन भंग कर दिया है। हवलदार प्रिया, तुम्हें इस प्रशिक्षण की विफलता की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम्हारे खिलाफ औपचारिक रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, समझी? उसकी अन्यायपूर्ण फटकार पर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे खड़े जवानों ने अब और बर्दाश्त नहीं किया और आगे आ गए। नहीं सूबेदार मेजर साहब, हवलदार प्रिया शर्मा ने हमें बचाया है। अगर वह नहीं होती तो हम सब पहाड़ में मर गए होते। क्या ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? लेकिन जवान रुके नहीं। उन्होंने एक स्वर में उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी सच्चाई दूसरे सभी अधिकारियों और सैनिकों के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताना शुरू कर दिया। भीम सिंह का चेहरा घबराहट और गुस्से से विकृत हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका फेंका हुआ पत्थर बूमरैंग बनकर उसी की तरफ वापस आ जाएगा। पहाड़ी प्रशिक्षण की घटना ने सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। प्रिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो दूर, जवानों की साहसी गवाही के कारण उसकी असाधारण संकट प्रबंधन क्षमता और नेतृत्व कौशल पूरी यूनिट में प्रसिद्ध हो गया। सैनिकों के बीच उसे एक सच्चे कमांडर के रूप में मान्यता मिलने लगी। लेकिन पर्दे के पीछे हालात नहीं बदले। भीम सिंह यादव अपनी योजना के विफल होने और अपमानित होने पर प्रिया के प्रति और भी अधिक नफरत से भर गया। वह उसे और भी चालाकी और घिनौने तरीकों से दबाने और अलग थलग करने लगा। उसे अनुचित कार्य सौंपना जारी रहा और वह दूसरे अधिकारियों के सामने उसके बारे में बुरी बातें करना भी नहीं छोड़ा। प्रिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक विशाल चट्टान का बोझ उसे धीरे धीरे कुचल रहा है। वह मजबूत होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन 22 साल की उम्र में यह लड़ाई अकेले लड़ना बहुत भारी पड़ रहा था। उस रात जब सारा काम खत्म हो गया और सब सो गए, प्रिया बैरक के बाहर एक खाली पब्लिक फोन बूथ में देर तक हिचकिचाती रही। उसके हाथ में एक घिसा हुआ फोन कार्ड था। उसने कई बार रिसीवर उठाया और रखा। क्या मुझे फोन करना चाहिए? कहीं मैं उन्हें बेवजह चिंता में तो नहीं डाल दूंगी? लेकिन उसे लगा कि वह अब अकेले और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरकार उसने कांपते हाथों से एक परिचित नंबर मिलाया। एक लंबी घंटी के बाद रिसीवर से एक गहरी आवाज आई। मैं बोल रहा हूं, उस एक शब्द से प्रिया की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। दुनिया की सबसे कम बोलने वाली लेकिन साथ ही दुनिया की सबसे मजबूत सहारा देने वाली, उसके जीवन की एकमात्र उम्मीद, उसके चाचा कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की आवाज थी। चाचा, मैं प्रिया हूं। मुझे पता है इस समय कैसे फोन किया। सब ठीक है? उसकी आवाज में अपनी भतीजी के लिए चिंता की गर्मजोशी थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस आपकी आवाज सुनने का मन कर रहा था। प्रिया अपने साथ हो रहे अन्याय को शब्दों में बयां नहीं कर सकी। वह जानती थी कि अगर उसके चाचा को यह पता चल गया तो वे अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण तुरंत यूनिट में आ धमकेंगे। वह अपनी समस्याओं के कारण देश के एक महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहे अपने चाचा के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती थी। तुम्हारी आवाज में दम नहीं लग रहा। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने फोन के दूसरी तरफ से अपनी भतीजी की भावनाओं में आए सूक्ष्म बदलाव को तुरंत पहचान लिया। यूनिट में सब ठीक तो है? हाँ चाचा, बिल्कुल। सब लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं। प्रशिक्षण भी मजेदार है। झूठ। चाचा के उस एक दृढ़ शब्द ने उसके झूठ को बेरहमी से तोड़ दिया। क्या कोई है जो हमारी गुड़िया को परेशान कर रहा है? नाम बताओ उसका। मैं अभी नहीं चाचा, सच में ऐसा कुछ नहीं है। प्रिया ने घबराकर उनकी बात काटी। बस प्रशिक्षण थोड़ा मुश्किल है। मेरी टीलिक स्टैमिना अभी भी कम है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक कर रही हूं। रिसीवर के दूसरी तरफ से चाचा की एक गहरी सांस की आवाज आई।
वह जानता था कि वह अपनी भतीजी की जिद को नहीं तोड़ सकता। प्रिया, जी चाचा, अगर ज्यादा मुश्किल लगे तो कभी भी वापस आ सकती हो। जरूरी नहीं है कि तुम अपने माता पिता की तरह फौज की इस मुश्किल राह पर चलो। चाचा बस तुम्हें खुश देखना चाहता है। उसके उस बेपरवाह से कहे गए गर्मजोशी भरे शब्द पर प्रिया आखिरकार अपने रोके हुए आंसू नहीं रोक पाई। वह आवाज निकालकर रोने से बचने के लिए अपने होंठ कसकर भींच लिए और रिसीवर को पकड़े हुए सिसकने लगी। मैं ठीक हूं, मैं एक मजबूत लड़की हूं, है ना? आखिर आपकी बेटी जैसी हूं और बाबा मां की भी बेटी हूं। मैं इतनी आसानी से नहीं टूटूंगी। उसने आंसू पोंछे और फिर एक साहसी आवाज में कहा, आप अपना ध्यान रखिएगा चाचा। आप हमेशा खतरनाक प्रशिक्षण करते रहते हैं। मुझे आपकी ज्यादा चिंता होती है। समय पर खाना खाइए और पूरी नींद लीजिएगा, ठीक है? समझ गया, पगली कहीं की। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की आवाज में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। ठीक है, अब फोन रखो, कल भी प्रशिक्षण पर जाना है, जल्दी सो जाओ। जी चाचा, जय हिंद। छोटी सी बातचीत खत्म हो गई और प्रिया देर तक ठंडे रिसीवर को पकड़े रही। अपने चाचा की आवाज सुनकर उसे लगा जैसे उसमें फिर से जान आ गई है। वह जानती थी वह कभी अकेली नहीं थी। दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद सहारा हमेशा उसकी पीठ पीछे खड़ा था। उसने एक बार फिर से अपनी ताकत से इन सब पर काबू पाने का दृढ़ संकल्प लिया। अपने चाचा के नाम पर और अपने माता पिता के नाम पर एक ऐसी बेटी और भतीजी बनने का जो उन्हें गौरवान्वित करे। वह एक बार फिर रात के आसमान में एक तारे की तरह दृढ़ता से चमकने लगी थी। कुछ दिनों बाद कंपनी के एक अधिकारी के मेजर के पद पर पदोन्नत होने के उपलक्ष्य में यूनिट के पास एक रेस्तरां में एक छोटी सी पार्टी रखी गई। कंपनी कमांडर और सूबेदार सहित ज्यादातर अधिकारी मौजूद थे और माहौल काफी समय बाद खुशनुमा था। प्रिया भी वहां मौजूद थी और वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ एक कोने की मेज पर चुपचाप बैठी थी। लेकिन यह शांतिपूर्ण माहौल तब टूटने लगा जब सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव ने शराब पीना शुरू कर दिया। कुछ जाम पीने के बाद नशे में धुत भीम सिंह यादव ने हमेशा की तरह प्रिया को अपना निशाना बनाया। वह जानबूझकर प्रिया की मेज पर आया और ठीक उसके बगल में बैठ गया। उसके शरीर से आ रही शराब की दुर्गंध से प्रिया ने अनजाने में ही अपनी नाक सिकोड़ ली। ओए हवलदार! भीम सिंह ने नशे में लड़खड़ाती जबान से उसके कंधे पर थपकी दी। चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? किस बात से इतनी नाराज हो? क्या बड़े अधिकारियों के साथ बैठना इतना बुरा लग रहा है? नहीं सर, प्रिया ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया। क्या नहीं? सब तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। भीम सिंह ने अपना खाली गिलास प्रिया के सामने जोर से रखा। चलो इसमें एक जाम भरो, देखें तो जरा हमारी नई हवलदार के हाथ की शराब का स्वाद कैसा होता है। यह स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ और एक महिला सैनिक को शराब परोसने वाली समझने की पुरानी और घटिया मानसिकता का प्रदर्शन था। रेस्तरां का माहौल पल भर में ठंडा पड़ गया। दूसरे अधिकारियों ने भीम सिंह के असभ्य व्यवहार पर असहजता दिखाई, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। प्रिया ने कुछ देर तक अपने सामने रखे गिलास को एक कठोर भाव से देखा। उसने शराब नहीं परोसी, इसके बजाय वह चुपचाप अपनी जगह से उठी और सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव की ओर मुड़कर एक विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सूबेदार मेजर साहब, माफ कीजिए, लेकिन मुझे किसी भी पार्टी में अधिकारियों को शराब परोसने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। उसका इनकार आग में घी डालने जैसा था। भीम सिंह यादव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक मामूली हवलदार, वह भी एक लड़की, ने सबके सामने उसे मना कर दिया था। वह अपनी जगह से उठा और प्रिया का रास्ता रोक लिया। फिर उसने नशे में लाल आंखों से उसे घूरते हुए पूरे रेस्तरां में चिल्लाया, क्या ये बदतमीज लड़की, अभी क्या कहा तुमने? एक औरत होकर इतनी हिम्मत? उसकी चीख से रेस्तरां में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं। अनुशासन तो आसमान छू रहा है तुम्हारा। एक नई हवलदार सूबेदार मेजर की दी हुई शराब को मना करेगी? तेरी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था सर। चुप! भीम सिंह यहीं नहीं रुका। उसने एक ऐसा काम किया जो प्रिया के जीवन पर और इस कहानी को सुनने वाले हर किसी के दिल पर एक न मिटने वाला घाव छोड़ गया। उसने एक घिनौनी मुस्कान के साथ अपनी 2 मोटी खुरदरी उंगलियों से प्रिया के गाल को ऐसे छुआ जैसे कोई कीड़ा हटा रहा हो।
अरे आंखें तो देखो इसकी, अभी भी होश नहीं आया तुझे? यह शारीरिक हमले से भी ज्यादा एक इंसान के आत्म सम्मान को कुचलने वाला एक भयानक अपमान था। वह प्रिया को एक समान इंसान के बजाय एक ऐसी तुच्छ चीज समझ रहा था जिसे वह अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। नई भर्ती वालों को थोड़ा झुककर और समझदारी से काम लेना चाहिए, तभी उन्हें प्यार मिलता है, समझी हवलदार? उसके उस घिनौने शब्दों और हरकतों से रेस्तरां में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। प्रिया उस जगह पर एक जमी हुई मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ी थी। मेज के नीचे उसके दोनों हाथ इतने कसकर भींचे हुए थे कि वे सफेद पड़ गए थे। उसका चेहरा अपमान और काथे शर्म से जल रहा था, लेकिन अजीब तरह से उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और शांत थीं। वह रोई नहीं, उसने गुस्सा नहीं किया, न ही कोई सफाई दी। वह बस उस आदमी के चेहरे को देख रही थी जो उसे अपमानित कर रहा था, और उसके आसपास उन सभी के चेहरों को देख रही थी जो चुप रहकर इस स्थिति को देख रहे थे, और वह एक एक करके उन सभी चेहरों को अपनी आत्मा में अंकित कर रही थी। कुछ देर बाद उसने चुपचाप मेज पर रखा अपना पानी का गिलास नीचे रखा। फिर उसने कंपनी कमांडर की ओर झुककर विनम्रता से कहा, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले जाना चाहूंगी। और फिर सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव की ओर एक नजर डाले बिना वह चुपचाप मुड़ी और रेस्तरां के दरवाजे की ओर चल दी। उसकी पीठ में कोई झुकाव नहीं था। यह एक हारे हुए व्यक्ति की पीठ नहीं थी, यह एक ऐसे व्यक्ति की पीठ थी जिसने सब कुछ समाप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। एक ठंडी और दृढ़ पीठ। उसकी खामोशी किसी भी विरोध या गुस्से की चीख से ज्यादा एक युद्ध की घोषणा की तरह थी। रेस्तरां में बचे लोग कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाए। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे उन्होंने कुछ ऐसा छू लिया था जिसे उन्हें नहीं छूना चाहिए था, और उन्हें यह भी एहसास हो रहा था कि इसकी कीमत कितनी भयानक होगी। पार्टी से निकलकर प्रिया यूनिट वापस नहीं लौटी। वह रात की ठंडी सड़कों पर बिना किसी लों की वापस नहीं लौटी। मंजिल के चलती रही। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके भीगे हुए गालों को धुंधला सा रोशन कर रही थी। उसने न रोने की कोशिश की, लेकिन एक बार जो आंसू निकले वे रुके नहीं। सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव के गंदे हाथों का स्पर्श उसके गालों पर आग की तरह जल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक उसकी अपनी बेबसी थी और उन सहकर्मियों के प्रति गहरी निराशा थी जिन्होंने सब कुछ चुपचाप देखा था। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? पहली बार उसके मन में हार मानने का विचार आया। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर फौजी बनने का फैसला किया था, लेकिन जिस हकीकत का उसने सामना किया वह उसके सपनों के सम्मानजनक युद्ध क्षेत्र से बहुत अलग, एक नीच और घिनौना कीचड़ था। कुछ देर चलने के बाद वह एक सुनसान पार्क की बेंच पर बेजान सी बैठ गई। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर केवल एक ही नाम चमक रहा था, चाचा। वह कॉल बटन दबाना चाहती थी। वह तुरंत फोन करके अपने साथ हुए सारे अपमान और अन्याय के बारे में एक बच्चे की तरह रोना और शिकायत करना चाहती थी। उसके चाचा एक फोन कॉल से इस सब को तुरंत ठीक कर सकते थे। वे सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव को ऐसा सबक सिखा सकते थे कि वह कभी सिर नहीं उठा पाता। नहीं, लेकिन वह कॉल बटन नहीं दबा सकी। यह उसका आखिरी स्वाभिमान था जिसे वह बचाना चाहती थी। जिस पल वह अपने चाचा की मदद लेती, वह एक कमजोर, हारी हुई इंसान बन जाती जो अपनी ताकत से खड़े होने से इनकार कर रही थी। उसने फोन नीचे रखा और रात के आसमान को देखा, और उसे युद्ध स्मारक पर अपने माता पिता से की गई अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा याद आई। मैं बाबा की तरह बहादुर और माँ की तरह दयालु फौजी बनूंगी। मैं चाचा के नाम का सहारा नहीं लूंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर अपना मन पक्का किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कैसे लड़ना है, क्या करना है। तभी उसके दिमाग में बचपन में चाचा द्वारा कही गई एक बात बिजली की तरह कौंध गई। प्रिया, एक फौजी के लिए सबसे जरूरी चीज बंदूक चलाने की कला या मजबूत शरीर नहीं है। वह एक चीज है जिसे उसे अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझना चाहिए, इज्जत, सम्मान। इज्जत। उसने उस शब्द को धीरे से दोहराया और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। उसने अब अकेले चिंता न करने का फैसला किया। उसने उस व्यक्ति से सलाह लेने का फैसला किया जो इस दुनिया में एक फौजी की इज्जत के बारे में सबसे अच्छी तरह जानता था। उसने फिर से फोन उठाया और कांपती उंगलियों से उसने कॉल बटन दबाया। गहरी रात में उत्तराखंड की एक पहाड़ी इलाके में भारत की सबसे खतरनाक विशेष बल इकाई
पैरा स्पेशल फोर्से का गुप्त प्रशिक्षण शिविर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के तंबू में एक छोटी सी लालटेन रात को रोशन कर रही थी। काला तेंदुआ कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ अपनी मेज पर फैले एक ऑपरेशनल नक्शे को तीखी नजरों से देख रहे थे। कुछ दिनों बाद होने वाले एक महत्वपूर्ण आतंकवाद रोधी अभ्यास के लिए वह कई रातों से जागकर योजना बना रहे थे। तभी उनकी मेज पर रखा सैटेलाइट फोन धीरे से बजा। कॉल करने वाली उनकी एकमात्र भतीजी प्रिया शर्मा थी। इस समय क्या हुआ, उन्हें एक बुरे पूर्वाभास के साथ तुरंत रिसीवर उठाया। प्रिया जी, चाचा माफ कीजिए, आपको सोते हुए जगाया। रिसीवर के दूसरी तरफ से आने वाली भतीजी की आवाज सामान्य नहीं थी। वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज के अंत में एक सूक्ष्म और गहरी कंपन थी। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने तुरंत महसूस कर लिया कि उनकी भतीजी के साथ कुछ बहुत गंभीर हुआ है। क्या बात है? कुछ नहीं चाचा, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूं। प्रिया आखिर तक अपनी स्थिति बताने से बचती रही। इसके बजाय वह बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद एक बिल्कुल अप्रत्याशित सवाल पूछा। चाचा, हाँ बोलो। एक फौजी की इज्जत क्या होती है? वह सवाल, उस एक सवाल ने कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ के चेहरे का भाव बर्फीला कर दिया। वह रिसीवर पकड़े हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके पूरे शरीर से एक सोए हुए शिकारी जानवर जैसी ठंडी और जानलेवा ऊर्जा निकलने लगी। उन्हें अब और पूछने की जरूरत नहीं थी कि उनकी भतीजी किस स्थिति में है। जब एक फौजी अपनी इज्जत के बारे में सवाल करता है तो इसका मतलब होता है कि उस इज्जत को इतना बेरहमी से कुचल दिया गया है कि वह उसे अपनी ताकत से और नहीं बचा सकता। कौन है वो? कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की आवाज नरक की गहराइयों से आती हुई जैसी धीमी और ठंडी थी। मैंने पूछा, कौन है वो कमीना जिसने मेरी भतीजी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की हिम्मत की है? अगली सुबह 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन की दूसरी बटालियन की सुबह हमेशा की तरह सामान्य रूप से शुरू हुई। रात में क्या हुआ था, इससे अनजान सैनिक सुबह की परेड के लिए मैदान में कतार में खड़े थे। हवलदार प्रिया शर्मा भी पूरी रात जागने के बावजूद बिना किसी शिकन के अपनी कतार में सबसे आगे खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब आंसू या पीड़ा का कोई निशान नहीं था, बस एक ऐसी दृढ़ता थी जैसे उसने सब कुछ तय कर लिया हो। कल रात का हीरो सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव हैंगओवर के कारण सिरदर्द से परेशान था, लेकिन वह एक विजयी मुस्कान के साथ परेड की तैयारी कर रहा था। वह सोच रहा था कि कल रात उसने प्रिया शर्मा को अच्छा सबक सिखाया है। पूरी कंपनी सावधान, अब सुबह की परेड। जैसे ही कंपनी कमांडर ने परेड शुरू करने की घोषणा की, तभी एक घटना घटी। धड़ 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 कहीं से एक भारी और गूंजती हुई हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। शुरू में जो आवाज दूर से आ रही थी वह तेजी से नजदीक आई और पूरे आसमान में एक भयानक शोर में बदल गई। ये क्या है? मैदान में मौजूद सभी सैनिकों और अधिकारियों ने एक साथ आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। यूनिट के ऊपर 2 काले रंग के सैन्य हेलीकॉप्टर किसी यमदूत की तरह नीचे और खतरनाक तरीके से चक्कर लगा रहे थे। ये सामान्य सेना के हेलीकॉप्टर नहीं थे। उनका आकार पतला और आक्रामक था और उनके ऊपर कोई यूनिट का निशान या पहचान संख्या नहीं थी। वे विशेष बलों के गुप्त अभियानों में इस्तेमाल होने वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर थे। क्या कोई अभ्यास है? नहीं सर, आज कोई अभ्यास निर्धारित नहीं है। जैसे ही अधिकारी घबराहट में चिल्लाए, दोनों हेलीकॉप्टरों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मैदान के बीच में उतरना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टरों से निकलने वाली तेज हवा ने मैदान की धूल को एक तूफान की तरह उड़ा दिया और सैनिकों के लिए अपनी आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया। धड़ाम धड़ाम दोनों हेलीकॉप्टर भारी आवाज के साथ मैदान के बीच में उतरे और अगले ही पल एक और भी चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। आगे वाले हेलीकॉप्टर के दोनों दरवाजे खुले और सिर से पांव तक काले रंग की विशेष लड़ाकू वर्दी और नकाब पहने 10 विशेष बल के कमांडो किसी साए की तरह चुपचाप जमीन पर कूद पड़े। उनके हाथों में अत्याधुनिक सबमशीन गन थीं जो सामान्य इन्फेंट्री यूनिट करतरखे बाले बर की दोनों गर्ड सिर खोले इन्फेंट्री यूनिट टिट
में देखने को भी नहीं मिलती थीं। वे तेजी से फैले और पल भर में पूरे मैदान को घेर लिया। बाहर से आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। उनकी हर हरकत में उन लोगों की बेरहमी और घातक ठंडक थी जो अनगिनत असली लड़ाइयां लड़ चुके थे। ये तो पैरा एसएफ हैं, एक अधिकारी ने डर से कांपती आवाज में कहा। हाँ, वे भारतीय सेना के सबसे जिंगिंग, अभिजात और सबसे रहस्यमय सैनिक थे। आतंकवादियों के सबसे बुरे सपने। तमनान, दिग्गज, पैरा स्पेशल फोर्स से कमांडो। मैदान में मौजूद हर कोई डर से अपनी जगह पर जम गया। देश की सबसे बेहतरीन विशेष बल इकाई बिना किसी सूचना के उनकी सामान्य इन्फेंट्री यूनिट में इस तरह क्यों आई थी, जैसे किसी दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर रही हो। जब सब सांस रोके देख रहे थे, तभी आगे वाले हेलीकॉप्टर से एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। वह 50 के दशक का एक मजबूत और गठीले शरीर वाला आदमी था। उसका चेहरा युद्ध के मैदानों में बिताए गए लंबे समय के कारण गहरी और मोटी झुर्रियों से भरा था। उसने दूसरे कमांडो की तरह नकाब नहीं पहना था, लेकिन उसके पूरे चेहरे से निकलने वाला दबदबा आसपास की हर चीज पर भारी पड़ रहा था। उसने पैरा एसएफ का प्रतीक मरून रंग की बेरेट पहनी हुई थी और उसकी वर्दी के कंधे पर कर्नल का रैंक चमक रहा था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी आंखें किसी भूखे बाघ की तरह तेज और बेरहम थीं, जो अपने शिकार को देख रहा हो। जैसे ही उसने मैदान पर पहला कदम रखा, पूरे मैदान की हवा जैसे उसके जानलेवा आभा मंडल के दबाव में जम गई। वह काला तेंदुआ कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ था। उसने डरे हुए यूनिट कमांडर की ओर एक नजर भी नहीं डाली और कतार में खड़े सैकड़ों सैनिकों को एक एक करके धीरे धीरे देखना शुरू किया। उसकी नजर जहां भी पड़ती, सैनिक अनजाने में ही अपना सिर झुका लेते। आखिरकार उसकी नजर कतार के बीच में सीधी खड़ी एक व्यक्ति पर आकर रुक गई। हवलदार प्रिया शर्मा। वह अपनी ओर आते हुए अपने चाचा को बिना किसी घबराहट के शांत आंखों से देख रही थी। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ आखिरकार अपनी भतीजी प्रिया के ठीक सामने आकर रुके। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वह बस अपनी भतीजी की कांपती हुई आवाज को याद कर रहे थे, जो उन्होंने पिछली रात फोन पर सुनी थी, और उसकी आंखों के कोनों में रात भर रोने के हल्के निशान को एक दुख भरी नजर से देख रहे थे। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उनका खुरदुरा और मजबूत हाथ उसी गाल पर जहां कल रात सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव के गंदे हाथों ने छुआ था, बहुत ही सावधानी और दुनिया के सबसे कोमल स्पर्श से सहलाया। उनके उस एक छोटे से इशारे से प्रिया के अंदर दबा हुआ सारा दर्द और अपमान फिर से उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए और फिर कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने अपना सिर घुमाया। उनकी नजर अब मैदान के एक कोने में खड़े डर से कांपते हुए एक आदमी पर टिकी थी। सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ का मुंह बहुत धीरे धीरे खुला। उनकी आवाज सर्दियों की बर्फीली हवा की तरह ठंडी और तेज थी। वहां सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरे मैदान में एक गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। वहां सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की उस ठंडी पुकार पर भीम सिंह यादव को लगा जैसे उसका दिल धड़ाम से जमीन पर आ गिरा है। मैदान में मौजूद सैकड़ों लोगों की नजरें एक साथ उस पर टिक गईं। उसने सहज रूप से महसूस किया कि वह एक विशाल शिकारी के जाल में फांसे एक डरे हुए हिरण की तरह है। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ एक एक कदम उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके कदम भारी और धीमे थे, लेकिन हर कदम में जमीन को हिला देने वाला एक दबाव था। भीम सिंह यादव डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पीछे खड़े दो पैरा कमांडो ने लोहे जैसी मजबूत भुजाओं से उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। अब वह न तो भाग सकता था और न ही छिप सकता था। आखिरकार कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ भीम सिंह यादव के ठीक सामने आकर रुके। वह भीम सिंह से कद में छोटे थे, लेकिन उनके आभा मंडल में जमीन आसमान का फर्क था। कर्नल साहब, आप यहां कैसे? भीम सिंह ने कांपती आवाज में बमुश्किल पूछा। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी भतीजी प्रिया की ओर मुड़कर धीरे से कहा, हवलदार प्रिया शर्मा। जी सर, कतार से बाहर आओ। उनके छोटे से आदेश पर प्रिया कतार से बाहर निकलकर उनके बगल में खड़ी हो गई। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने एक बार फिर सबके सामने प्रिया के गाल को धीरे से सहलाया।
उनका यह कार्य किसी भी शब्द से ज्यादा स्पष्ट रूप से वहां मौजूद सभी को यह बता रहा था कि यह महिला हवलदार उनके लिए क्या मायने रखती है। और फिर उन्होंने आखिरकार अपना सिर घुमाकर भीम सिंह यादव की आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखें एक तेज चाकू की तरह थीं, जो भीम सिंह की कायर आत्मा को चीर रही थीं। और फिर उन्होंने अपना मुंह खोला। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें मौजूद गुस्से का वजन हजारों किलो जैसा था। सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव, जी कर्नल साहब, कल रात पार्टी में जब वह एक एक शब्द रुककर बोल रहे थे, भीम सिंह का चेहरा और भी सफेद होता जा रहा था। मैंने सुना है कि तुमने अपने इन गंदे हाथों से मेरी भतीजी का गाल छुआ था, क्या यह सच है? वह सवाल, उस एक सवाल ने भीम सिंह की दुनिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। भतीजी, वह एक शब्द उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। जिस नई हवलदार को उसने कल रात एक बिना पहुंच वाली लड़की समझकर मनमाने ढंग से कुचला और अपमानित किया था, वह भारत की सबसे ताकतवर विशेष बल इकाई पैरा एसएफ के कमांडर काला तेंदुआ की इकलौती रिश्तेदार थी। नहीं साहब, यह एक गलतफहमी है कर्नल साहब। मैं तो बस उसे प्रोत्साहित कर रहा था। भीम सिंह पागलों की तरह हाथ जोड़कर बहाने बनाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने उसके बहानों पर हंसते हुए कहा, प्रोत्साहन? तुम्हारे प्रोत्साहन का मतलब एक जवान का गाल छूना और एक औरत होकर इतनी हिम्मत कहकर अपमानित करना है? यह सुनकर कल रात पार्टी में मौजूद सभी अधिकारियों के चेहरे राख जैसे हो गए। वे समझ गए थे कि कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ को कल रात की हर बात पहले से ही पता है। तुम्हें यह घटिया विशेषाधिकार कहां से मिला कि सिर्फ इसीलिए कि तुमने वर्दी पहनी है, तुम अपने से कमजोर जवानों को मनमाने ढंग से कुचल सकते हो? यह किस देश के फौजी कानून में सीखा है तुमने? गलती हो गई कर्नल साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भीम सिंह आखिरकार जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगा, लेकिन कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। तुम्हारा अपराध सिर्फ मेरी भतीजी का अपमान करने तक सीमित नहीं है। उन्होंने मैदान में कतार में खड़े सैकड़ों युवा सैनिकों की ओर देखते हुए अपनी आवाज ऊंची की। तुमने इस पवित्र वर्दी की इज्जत को अपने गंदे हाथों से मैला किया है, और तुम्हारे इस घिनौने काम को जानते हुए भी चुप रहकर सहमति देने वाले तुम्हारे ये कायर साथी भी तुम्हारे इस अपराध में बराबर के हिस्सेदार हैं। उनकी इस तीखी फटकार पर कल रात पार्टी में मौजूद सभी अधिकारी अपराधियों की तरह सिर झुकाकर खड़े हो गए। मैं आज यहां एक फौजी की इज्जत क्या होती है और उस इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाले का अंजाम क्या होता है, यह तुम सबको दिखाने आया हूं। उन्होंने अपने बगल में खड़े पैरा कमांडो को अपनी ठुड्डी से इशारा किया, इसे ले जाओ। जी सर। 2 पैरा कमांडो ने रोते बिलखते भीम सिंह को एक बोरे की तरह खींचकर मैदान के बीच में ले गए। कर्नल साहब, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी। भीम सिंह बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने ठंडक से मुंह फेर लिया। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। उनकी अंतिम घोषणा एक मौत की सजा की तरह थी। यह सब देखते हुए प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक चाचा का अपनी भतीजी के लिए लिया जाने वाला निजी बदला नहीं है। यह एक सड़े हुए सैन्य तंत्र के घाव को साफ करने और यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास था कि भविष्य में उसके जैसी कोई और पीड़िता नमा दो से सापले बदबी हो। यह एक सच्चे फौजी का पवित्र और बेरहम न्याय था। मैदान पर सुबह की ठंडी धूप लंबी परछाइयां बना रही थी। मैदान के बीच में एक अपराधी की तरह लाए गए भीम सिंह यादव ने सोचा कि अब उसका फौजी जीवन समाप्त हो गया है। वह डर से कांप रहा था, सोच रहा था कि उसे सैन्य पुलिस को सौंप दिया जाएगा, अपमानजनक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और शायद जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ का अगला कदम उसकी और वहां मौजूद सभी लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने भीम सिंह को तुरंत अनुशासनात्मक समिति के सामने पेश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मैदान में कतार में खड़े सभी सैनिकों को एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज में घोषणा की, अब से पैरा एसएफ और 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन की दूसरी बटालियन के बीच एक विशेष संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जी, संयुक्त प्रशिक्षण सर? यूनिट कमांडर ने घबराकर पूछा। हाँ, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य भाईचारे और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ के होठों पर एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान उभरी। प्रशिक्षण का विषय होगा निहत्थे मुकाबला।
यह पैरा एसएफ कमांडो और इस बटालियन के अधिकारियों के बीच एक दोस्ताना मुकाबले के रूप में होगा। यह सुनकर बटालियन के अधिकारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। यह कोई मजाक नहीं था। उन्हें भारत के सबसे घातक मानव हथियारों पैरा कमांडो के साथ निहत्थे मुकाबला करने के लिए कहा जा रहा था। यह प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक सार्वजनिक सज्जा की घोषणा थी। तो पहले मुकाबले के लिए मैं खुद प्रतिभागी का नाम लूंगा। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की नजर धीरे धीरे भीम सिंह यादव पर आकर टिकी। सूबेदार मेजर भीम सिंह यादव। जी। भीम सिंह ने लगभग रोती हुई आवाज में जवाब दिया। तुम पहले प्रतिभागी हो। कल रात पार्टी में जो तुमने अपनी जबरदस्त हिम्मत दिखाई थी, मैं चाहता हूं कि आज तुम वही हिम्मत हमारे पैरा कमांडो के सामने भी दिखाओ। यह एक ऐसा आदेश था जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। भीम सिंह कांपते हुए पैरों से मैदान के बीच में गया। उसके सामने पैरा कमांडो में से सबसे छोटे कद का लेकिन फौलादी मांसपेशियों वाला एक कमांडो बिना किसी भाव के खड़ा था। शुरू करो। यूनिट कमांडर के कांपते हुए आदेश के साथ मुकाबला शुरू हुआ। भीम सिंह ने अपनी आखिरी बची खुची इज्जत बचाने के लिए चिल्लाते हुए पहला मुक्का चलाया। वह अपनी यूनिट में एक अच्छा लड़ाका माना जाता था, लेकिन उसका मुक्का हवा में चला गया। पैरा कमांडो ने एक नर्तक की तरह हल्के फुल्के ढंग से उसके हमले से बचते हुए उसके करीब आ गया और अगले ही पल कड़क पैरा कमांडो के हाथ ने भीम सिंह की बांह के जोड़ को सटीकता से तोड़ दिया। आहा! भीम सिंह के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। वह अपनी बांह पकड़कर जमीन पर लौटने लगा, लेकिन पैरा कमांडो यहीं नहीं रुका। उसने गिरे हुए भीम सिंह के ऊपर चढ़कर उसकी दोनों भुजाओं और पैरों को अपने शरीर से एक मकड़ी के जाले की तरह पूरी तरह से जकड़ लिया। भीम सिंह एक विशाल मकड़ी द्वारा पकड़े गए कीड़े की तरह जरा भी हिल नहीं पा रहा था। यह लड़ाई नहीं थी, यह एक विशेषज्ञ का प्रदर्शन था जो दिखा रहा था कि एक नौसिखिए के शरीर के कमजोर बिंदुओं और जोड़ों को कैसे सबसे कुशलता से निष्क्रिय किया जा सकता है। इसे उठाओ। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने ठंडक से आदेश दिया। जब पैरा कमांडो ने भीम सिंह को उठाया तो वह अपना सारा लड़ने का जज्बा खो चुका था और आंसू नाक से लथपथ होकर रहम की भीख मांग रहा था। तो अगला प्रतिभागी कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की नजर उन दूसरे अधिकारियों पर पड़ी जो कल रात पार्टी में भीम सिंह के बगल में बैठकर प्रिया का मजाक उड़ा रहे थे। वहां हवलदार रमेश। लगता है अब तुम्हारी बारी है। कर्नल साहब, मैंने कुछ नहीं। बाहर आओ। वे भी बच नहीं सके। उन्हें एक एक करके मैदान के बीच में लाया गया और पैरा कमांडो द्वारा बेरहमी से और पेशेवर तरीके से शिक्षित किया गया। पैरा कमांडो ने उन्हें कभी भी गंभीर चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उन्होंने उनके शरीर और आत्मा में जीवन भर न भूलने वाला दर्द और अपमान का गहरा निशान छोड़ दिया। मैदान में अधिकारियों की दयनीय चीखों और इसे देख रहे सैनिकों की विजयी लेकिन दुख भरी खामोशी छाई हुई थी। जब आखिरी प्रतिभागी का प्रशिक्षण भी समाप्त हो गया तो कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने जमीन पर बुरी तरह से पड़े हुए अधिकारियों को एक ठंडी नजर से देखा और फिर उन्होंने अंत में प्रिया की ओर मुड़कर कहा, हवलदार प्रिया शर्मा। जी सर, तुम्हारा क्या विचार है? इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उनके इस सवाल पर सबकी नजरें फिर से प्रिया पर टिक गईं। उसके मुंह से निकलने वाला एक शब्द उन लोगों की किस्मत का फैसला करेगा। प्रिया ने कुछ देर तक जमीन पर गिरे हुए भीम सिंह यादव को चुपचाप देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस गहरी दया और दुख था। आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे मैदान में किसी भी चीख से ज्यादा जोर से गूंज उठी। मैं चाहती हूं कि इन लोगों को एक और मौका दिया जाए। मैं चाहती हूं कि इन लोगों को एक और मौका दिया जाए। हवलदार प्रिया शर्मा के उस एक वाक्य से मैदान में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने उसे इतना कुचला और अपमानित किया था, वह उसे माफ करने की बात कर रही थी। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ भी अपनी भतीजी के इस अप्रत्याशित बयान से एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने जल्द ही प्रिया की आंखों में देख लिया कि उसका फैसला कितना सच्चा था। सबसे ज्यादा हैरान जमीन पर गिरा हुआ भीम सिंह यादव था। उसने मान लिया था कि अब सब खत्म हो गया है। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, लेकिन जिस युवा महिला हवलदार को उसने सबसे ज्यादा तुच्छ समझा था, वही उसके लिए दया की भीख मांग रही थी।
वह शर्म से अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। अपमान के साथ साथ एक बहुत ही हल्की शर्मिंदगी की भावना उसके सूखे दिल में पनप रही थी। क्या मैं वजह जान सकता हूं? कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने अपनी भतीजी से धीरे से पूछा। प्रिया ने मैदान में मौजूद सभी लोगों की ओर मुड़कर अपने दिल की गहरी बातों को एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहना शुरू किया। इन लोगों को सजा देना निश्चित रूप से सही है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने जमीन पर गिरे हुए भीम सिंह को देखते हुए कहा, एक भीम सिंह यादव को सजा देने से हमारी फौज में महिलाओं और कमजोरों के प्रति गहरी जड़ें जमा चुके गलत पूर्वाग्रह खत्म नहीं हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से एक और भीम सिंह फिर से पैदा हो जाएगा। उसकी बात बिल्कुल सटीक थी। मैं मानती हूं कि सच्चा बदलाव सज्जा और बदले से नहीं, बल्कि सच्ची पश्चाताप और क्षमा के माध्यम से एक नई शुरुआत से आता है। कृपया इन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास करने और एक नए सैनिक के रूप में सुधरने का आखिरी मौका दीजिए। यह मेरे व्यक्तिगत बदले से कहीं ज्यादा हमारी पूरी फौज के भविष्य के लिए ज्यादा मूल्यवान होगा। उसके भाषण के बाद मैदान में कोई तालियां या जयकार नहीं हुई। इसके बजाय वहां मौजूद सभी सैनिकों के दिलों में एक गहरी और भारी गूंज चुपचाप फैल गई। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने देर तक अपनी भतीजी को चुपचाप देखा। वह अब एक ऐसी सच्ची कमांडर बन गई थी जिसका दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा और विशाल था। वह अपनी भतीजी की महानता से बहुत प्रभावित और असीम रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। उन्होंने जमीन पर गिरे हुए भीम सिंह और दूसरे अधिकारियों को अपनी आखिरी और सबसे डरावनी आवाज में चेतावनी दी। आज तुम लोग मेरी भतीजी की वजह से अपनी वर्दी नहीं खो रहे हो। यह तुम्हें दिया जाने वाला पहला और आखिरी मौका है। अगर तुम में से किसी ने भी आज की बात को भूलकर अपने पुराने घिनौने रूप में लौटने की कोशिश की, तो उस दिन मैं खुद तुम्हारे फौजी नंबर को इस दुनिया से मिटा दूंगा। याद रखना। उस दोपहर भीम सिंह यादव, जिसका पूरा शरीर चोटों से भरा था, अकेले प्रिया के बैरक के सामने आया। वह प्रिया के सामने जोर से घुटनों के बल बैठ गया। हवलदार साहिबा, उसने सिर झुकाए हुए कांपती आवाज में कहा, मैंने सच में बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में पहले के झूठे गिड़गिड़ाने के बजाय सच्चे पश्चाताप की एक हल्की सी झलक थी। प्रिया ने उसे चुपचाप उठाया। सूबेदार मेजर साहब, मुझसे आपकी माफी काफी है, लेकिन आपको जिनसे असली माफी मांगनी है वह मैं नहीं हूं। प्रिया ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपनी आखिरी शर्त बताई। आपने आज तक जितनी भी महिला सैनिकों को सिर्फ औरत होने के नाते नजरअंदाज किया, अपमानित किया और चोट पहुंचाई है, उन सभी को एक एक करके ढूंढकर उनसे सच्चे दिल से माफी मांगिए। उनके घावों को अपने हाथों से सहलाइए। और उसने आगे कहा, अगर उनमें से एक ने भी आपको माफ करने से इनकार कर दिया तो उस दिन मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी। यही मेरी एकमात्र शर्त है। भीम सिंह ने प्रिया की बात सुनकर देर तक कुछ नहीं कहा। उसे अपने अतीत में की गई अनगिनत गलतियां एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने से गुजरती हुई महसूस हुई। उसे पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि वह कितना अभिमानी और मूर्ख था। ठीक है, उसने आखिरकार एक भारी आवाज में जवाब दिया, मैं ऐसा ही करूंगा। उस दिन के बाद भीम सिंह यादव सचमुच एक अलग इंसान बन गया। उसने उन सभी महिला सैनिकों को ढूंढना शुरू किया जिन्हें उसने अतीत में चोट पहुंचाई थी, और उनके सामने घुटने टेक कर उसने आंसू बहाकर अपने पापों के लिए माफी मांगी। यह एक लंबा, दर्दनाक और अपमानजनक पश्चाताप का मार्ग था। उस दिन का विशेष संयुक्त प्रशिक्षण 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन की दूसरी बटालियन के इतिहास में एक अविस्मरणीय तमनान दिग्गज के रूप में दर्ज हो गया। इस घटना की आधिकारिक तौर पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन सिर्फ यह अफवाह कि काला तेंदुआ एक बार यहां आया था, यूनिट के माहौल को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी थी। सबसे बड़ा बदलाव भीम सिंह यादव में आया था। वह प्रिया की शर्त को चुपचाप और पूरी लगन से पूरा कर रहा था। उसने ढूंढ ढूंढ कर अतीत की पीड़िताओं के सामने अपने अपराधों को कबूल किया और आंसू बथराहा से बदलने के लिए बहाकर माफी मांगी। किसी ने उसे थप्पड़ मारा, किसी ने गालियां दी, लेकिन उसने बिना किसी बहाने या प्रतिरोध के सब कुछ चुपचाप सहा। उसके उस सच्चे पश्चाताप ने दूसरे अधिकारियों के बंद दिलों को भी धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया।
जिन अधिकारियों ने कल रात चुप रहकर उसके अपराध में साथ दिया था, वे खुद कंपनी कमांडर के पास जाकर अपनी गलतियों को कबूल करने लगे और स्वेच्छा से सजा की मांग की। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ यह सब दूर से चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने वादे के मुताबिक उन पर कोई आधिकारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, लेकिन उन्होंने एक ज्यादा मौलिक समाधान निकाला। कुछ दिनों बाद सेना मुख्यालय से एक आधिकारिक आदेश आया। भीम सिंह यादव सहित घटना में शामिल सभी अधिकारियों को भारत के सबसे दूरस्थ और सबसे कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। यह कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ का एक अंतिम अवसर और एक डरावनी चेतावनी थी कि वे वहां सबसे विनम्रता से सैनिकों के साथ रहकर एक सच्चे सैनिक की भावना को फिर से सीखें। उनके जाने के बाद खाली हुई जगहों पर नए और युवा अधिकारी आ गए और यूनिट में एक अभूतपूर्व विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। यह पैरा एसएफ द्वारा सीधे तौर पर आयोजित आपसी सम्मान और लैंगिक समानता पर एक विशेष प्रशिक्षण था। पैरा एसएफ के प्रशिक्षकों ने केवल सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दी, उन्होंने एक ऐसा कठिन टीम वर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जिसमें पुरुष और महिला सैनिकों को समान शर्तों पर एक दूसरे की सीमाओं का परीक्षण करना और सहयोग करना था। शुरू में जो सैनिक असहज और विरोधी थे, वे एक साथ पसीना बहाते हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कठिन कार्यों को पूरा करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे को लिंग के बजाय एक साथी सैनिक के रूप में देखने लगे। यूनिट में व्याप्त पुराने पूर्वाग्रहों की दीवार इस तरह सबसे निचले स्तर से धीरे धीरे ढह रही थी। हवलदार प्रिया शर्मा इन सभी बदलावों के केंद्र में थी। वह अब अकेली नहीं थी, उसके साथ अब ऐसे मजबूत सहकर्मी और जवान थे जो उस पर सच्चा विश्वास करते थे और उसका अनुसरण करते थे। वह महसूस कर रही थी कि जिस सच्चे भाईचारे का उसने हमेशा सपना देखा था, वह आखिरकार इस यूनिट में जड़ें जमा रहा है। समय बीतता गया और यूनिट पूरी तरह से बदल गई। भीम सिंह यादव द्वारा छोड़े गए घाव और पूर्वाग्रह की परछाई गायब हो गई और उसकी जगह एक स्वस्थ भाईचारे और आपसी सम्मान की संस्कृति ने एक नई उम्मीद की तरह जगह ले ली। उस बदलाव के केंद्र में हमेशा की तरह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हवलदार प्रिया शर्मा थी। अब यूनिट में कोई भी उसे नजरअंदाज करने या उसकी क्षमता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके नाम के आगे अब नई महिला, सैनिक या किसी की भतीजी जैसे टैग नहीं लगते थे। वह बस यूनिट की सबसे भरोसेमंद और सबसे सम्मानित कमांडर हवलदार प्रिया शर्मा थी। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव उसके अपने अंदर हो रहा था। वह अब खुद को साबित करने के लिए जबरदस्ती मजबूत बनने या आक्रामक होने की कोशिश नहीं करती थी। उसने खुद को और अपने जवानों को वैसे ही स्वीकार करना और प्यार करना सीख लिया था जैसे वे थे। उसका नेतृत्व अब ठंडे दबदबे का नहीं बल्कि एक गर्मजोशी भरे समावेश का था जो पूरी यूनिट को एक साथ बांधे हुए था। फिर एक दिन डिवीजन कमांडर जनरल ने प्रिया को सीधे एक बैठक के लिए बुलाया। जनरल के दफ्तर में घुसकर प्रिया यह देखकर हैरान रह गई कि वहां उसके चाचा कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ भी मौजूद थे। चाचा, आप यहां? कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने अपनी भतीजी के पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और परिपक्व रूप को एक गर्व भरी नजर से देखते हुए मुस्कुराया। अपनी भतीजी का चेहरा देखने आया था। तुमने बहुत मेहनत की है, जनरल ने एक गर्मजोशी भरी आवाज में कहा। हवलदार शर्मा, पिछले कुछ महीनों में तुमने जो कुछ भी किया है, मैंने सब देखा है। तुमने सबसे कठिन परिस्थितियों में एक महान सैनिक की भावना का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे जैसा प्रतिभा का एक इन्फेंट्री यूनिट में ही रहना हमारी पूरी फौज के लिए एक नुकसान है। उन्होंने अपनी मेज पर रखी एक फाइल प्रिया को दी। बधाई हो, आज से तुम्हें सेना की विशेष बल कमान के तहत 3री पैरा स्पेशल फोर्स से बटालियन में स्थानांतरित किया जाता है। विशेष बल कमान। प्रिया की आंखें अविश्वास से फैल गईं। पैरा एसएफ, यह वह जगह थी जिसका हर सेना का सैनिक सपना देखता था। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में उसने कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। उसे लगता था कि वह अपनी काबिलियत से वहां कभी नहीं पहुंच सकती। क्या मैं सच में वहां जाने के लायक हूं? सर, तुम पूरी तरह से इसके लायक हो, जनरल ने एक दृढ़ आवाज में कहा। यह तुम्हारे चाचा के कहने पर नहीं हुआ है। यह वह परिणाम है जिसे तुमने पिछले कुछ समय में अपने खून और पसीने से खुद कमाया है। प्रिया ने अपने चाचा की ओर देखा। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने बस चुपचाप सिर हिलाया। उनकी आंखें कह रही थीं,
अब असली दुनिया में कदम रखने का समय आ गया है। तुम यह कर सकती हो। प्रिया ने अपने अंदर उमड़ती भावनाओं को दबाते हुए कांपते हाथों से स्थानांतरण पत्र लिया। उसने महसूस किया कि उसकी लंबी और अकेली लड़ाई का अंत आखिरकार सबसे गौरवशाली परिणाम के साथ हुआ है। वह अब दर्दनाक अतीत में फंसी एक पीड़िता नहीं थी। वह सभी कठिनाइयों को पार कर अपनी ताकत से गर्व के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने वाली एक गौरवान्वित भारतीय सैनिक थी।